हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर चैनल दी एक्स फैक्टर। तो आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, पीवाईक्यू सीरीज। इसमें बेसिकली हम लोग पीवाईक्यू करेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग 23 मई शिफ्ट 2 का फिजिक्स का पेपर करने वाले हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है, इसमें कराए गए हैं। रिमेनिंग 35 क्वेश्चन अगले सेशन में हम लोग करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भी खुद टाइम नहीं मिलता यार, और भी काम होते हैं। मैं खुद बीटेक का स्टूडेंट हूँ, और इससे तुम लोग मतलब एक एक करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मतलब आज 15 क्वेश्चन किए फिजिक्स का, तो और जो भी तुम सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसके क्वेश्चन किया करो। इससे बहुत हेल्प होगी। एक ही दिन में एक सब्जेक्ट करने का प्रयास नहीं करो। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। यार क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स इन वैक्यूम। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वैक्यूम में मूव कर रहा है। इट्स स्पीड इज सी, जिसका स्पीड सी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन चार ऑप्शन दिए हमें, इसमें से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, पहला ऑप्शन क्या है? सी इज इक्वल टू 1/√, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ये बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम लोग को याद रखना है, डायरेक्ट सीयूईटी में पूछेगा ही। तो देखो, म्यू नॉट किसको बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेसिकली पहला जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारा करेक्ट है। अब चलते हैं दूसरे पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में भी क्या दिख रहा है? लॉन्गिट्यूडनल भी बोला है, ट्रांसवर्स भी बोला है, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। अब एक बार लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस समझते हैं। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है? बेसिकली वाइब्रेशन जो होता है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है किसके? प्रोपोगेशन के। एक मिनट, प्रोपोगेशन। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? वाइब्रेशन जो होता है वो तुम्हारा पैरेलल होता है प्रोपोगेशन के। अब देखो, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक रस्सी है, यहाँ पे एक आदमी है जो इसको पकड़ के सेक कर रहा है। अब देखो क्या होगा, कुछ देर बाद कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक वेव की तरह क्रिएट हुआ। अब देखो, वेव में क्या होता है? बेसिकली इस रस्सी में वेव जो है वो आगे जा रही है, लेकिन वाइब्रेशन क्या हो रहा है? उसके परपेंडिकुलर है। या तो ये ऊपर हो रहा है, नहीं तो ये नीचे जा रहा है, दिख रहा होगा। तो ऊपर नीचे ये कर रहा है, यानी कि ये वाइब्रेट इस साइड कर रहा है और प्रोपगेट किस साइड हो रहा है? इस साइड हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स में क्या होता है? वाइब्रेशन और प्रोपगेशन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? वाइब्रेशन और प्रोपगेशन क्या होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो साउंड वेव की तरह बिहेव करता, जो कि बैक एंड फोर्थ मूव करता। मान लो कि यहाँ पे एक साउंड बॉक्स लगाया हुआ है, यहाँ से साउंड निकल रही है, तो या तो ऐसे साउंड जाता है बैक एंड फोर्थ में। वो बेसिकली क्या होता है? उसका वाइब्रेशन जो होता है प्रोपगेशन के पैरेलल ही होता है। जिधर प्रोपगेट हो रहा है साउंड वेव, उधर ही मतलब वाइब्रेशन भी उधर ही होगा। देखो, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। इसको मैं फिगर से दर्शाने का कोशिश करता हूँ। ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और प्रोपगेट भी कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। अब देखो, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? ट्रांसवर्स इन नेचर होगा, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक और प्रॉपर्टी थी कि ई जो है परपेंडिकुलर बी के है, और वो परपेंडिकुलर है सी के। ई बी सी क्या है? बेसिकली ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेव की स्पीड। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस हिसाब से देखो, प्रोपगेशन परपेंडिकुलर किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोपोगेशन जो है वो तुम्हारा वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स में यही होता है, वाइब्रेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन के होता है। अब ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेसिकली इस पे पूरी तरह से बेस्ड है। देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो वेव का डायरेक्शन होता है प्रोपोगेशन का, वो किसके किसके परपेंडिकुलर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हुआ तुम्हारा, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ और ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। तो ये किस में दिया हुआ है यार? देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था, बेसिकली पूरी तरह से थ्योरी पर बेस्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आज का। अ सेल ऑफ ईएमएफ 2.2 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल बी। अब देखो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया। एक ईएमएफ है, इट मीन्स बैटरी है, उसका कितना दिया हुआ है 2.2 वोल्ट दिया हुआ है। अब क्या है, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है 9 ओम का। अब एक ही रेजिस्टेंस है तो सीरीज में ही होगा ऑब्वियसली। इसके अलावा कोई भी फिगर तुम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा लो, नहीं बनेगा। इसके बाद क्या है, इसमें जो करंट पास हो रहा है वो तुम्हारा, एक मिनट, बेसिकली एक डंडे को हम बड़े बनाते हैं तो करंट इधर पास होगा, तो कितना होगा 0.2 एम्पियर करंट जो है वो पास आउट हो रहा है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, मान लेते हैं स्मॉल आर है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो बेसिकली क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में हुआ, सीरीज में हुआ। तो बेसिकली भी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया यार। भी कितना दिया हुआ है 2.2 वोल्ट इज इक्वल टू आई कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू आर। अब आर की जगह पर क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, उसको क्या लिखेंगे हम लोग 9 प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ से बस स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो ये बेसिकली पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 9 प्लस आर। तो ये 2 से 11, 9 प्लस आर हो गया, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है 2 एम, होता नहीं है, आया है 2 ओम। तो बेसिकली कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। थर्ड क्वेश्चन पे कह रहा है चेन रिएक्शन इन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम इज पॉसिबल बिकॉज। एक चेन रिएक्शन होती है फ्यूजन ऑफ यूरेनियम में, तो वो किस तरह से पॉसिबल होता है, क्यों पॉसिबल होता है, वो पूछ रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें यूरेनियम 235 यूज हुआ था। उसमें क्या होता है, वन न्यूट्रॉन, बेसिकली वन न्यूट्रॉन वो फर्दर फ्यूजन करता है 2 और 3 न्यूट्रॉन में। अब ये जो भी न्यूट्रॉन नया फ्यूजन करके आया है वो बेसिकली यूरेनियम के न्यूक्लियस से एक बार फिर फ्यूजन करता है। इस तरह से फर्दर जो होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ी तो ये रिएक्शन बेसिकली चेन रिएक्शन कहलाती है, और ये चलती ही जाती है। तो बहुत बड़ा जो त्रासदी हुआ था वो तुम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बेसिकली किसके वजह से होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, नहीं है तो रॉन्ग है। मोर देन वन न्यूट्रॉन इज गिवन आउट, हाँ यही ऑप्शन जो है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। फ्रैगमेंट्स इन फ्यूजन आर रेडियो एक्टिव, नहीं ऐसा भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो हो गया 2 है वो करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है इसका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली ये जो है तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैविंग चार्जेस 0.2 माइक्रोकूलम 0.6 माइक्रोकूलम प्लेस्ड 0.6 मीटर अपार्ट इन एयर विल बी। अब देखो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है सीवीटी में। अब बेसिकली ये सब पीवाईक्यू है, मैंने जो टॉप 25 सीरीज में क्वेश्चन कराए थे ये उससे भी ऊपर लेवल में मैंने कराए थे। तो बेसिकली अगर वो तुम सीरीज कर लेते हो तो ये सब बेसिकली तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। तो ये तुम्हें मैं दे रहा हूँ HWR। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है क्या, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से तुम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकालना है, फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग इतना इतना। तो बेसिकली इसका मैं आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे तुम लोग मैच कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इतना in 0.5 second. The length of the wire is perpendicular to the magnetic field. The EMF induced in the wire is। अब देखो कोई भी मेटल या फिर कंडक्टर को जब हम लोग एक मैग्नेटिक फ्लक्स के रीजन में आएंगे लेकर आएंगे तो उसे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बेसिकली फैराडे ने यही कहा था। तो अब देखो उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं अगर स्मॉल के लिए हो तो। अब देखो एक ईएमएफ का फॉर्मूला और होता है, बेसिकली सॉरी, ये ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल भी। तो ये ईएमएफ कौन सा होता है, ये तुम्हारा होता है मोशनल ईएमएफ। बेसिकली तुम लोग फार्मूला में फंस नहीं जाना, कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। तो ये तुम्हारा होता है मोशनल ईएमएफ। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा यार,
तो बेसिकली यूज करते हैं। बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और CUET हमेशा फार्मूला बेस्ड ही रहेगा, जेई नहीं है। तो D5 कितना हुआ तुम्हारा 8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ से कितना हो गया 16 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। अब देखो ये ऐसा यूनिट में वोल्ट में आ रहा है। बेसिकली क्वेश्चन वाले ने गेम खेला है, वो मिली वोल्ट में सारे ऑप्शन देता है। तो बेसिकली 1 वोल्ट में कितना मिली वोल्ट हो जाएगा 1000 मिली वोल्ट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 पॉइंट नहीं 16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000, ये तुम्हारा मिली वोल्ट हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कितना बचा 1.6 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है यार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यार, ये क्वेश्चन जो है, कल जब मैं मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 ले रहा था टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज में, तो उसमें हूबहू ये क्वेश्चन आया था। अब देखो ये PYQ में भी आया हुआ है 2025 में 23 में सेकंड शिफ्ट का ये पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 23 में शिफ्ट शायद 2 है, तो उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और कल जो मैंने टॉप 25 क्वेश्चन लिए थे उसमें ये मतलब हूबहू ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो ये बेसिकली तुम्हारे लिए HW हो गया। तो देखिए यार, जो भी मैं टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ वो बेसिकली रेलिवेंट है। रेलिवेंट नहीं बोल सकते, वो तुम्हारे लेवल से ऊपर का भी है, क्योंकि वो बेसिकली सारे क्वेश्चन जो है वो जेई से उठाए हुए हैं, जेई ओरिएंटेड है। वो मतलब CUET आने वाले दिनों में उन्हीं सब क्वेश्चन को तुम्हारे सामने पेश करेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तुम लोग खुद से करना, इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे मैच कर लेना यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एंगुलर फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड। एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो बेसिकली ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, एक यहाँ पे स्क्रीन होती थी। बेसिकली मैं इसको इधर बनाता हूँ यार, ये तुम्हारी हो गई स्क्रीन, और ये तुम्हारे हो गए स्लिट। बेसिकली ये तुम्हारा एक स्लिट हो गया, ये तुम्हारा दूसरा स्लिट हो गया। तो अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या हम लोग कहते हैं स्मॉल डी। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल डी बोलते हैं। ये तुम्हारा हो गया स्क्रीन। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, YDSC में दो तरह के फ्रिंज विड्थ होते हैं। एक होता है तुम्हारा लीनियर, उसका फॉर्मूला क्या होता है यार, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। एक होता है तुम्हारा एंगुलर, तो एंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी नहीं कैपिटल डी होता है, सॉरी, हाँ कैपिटल डी। अब देखो तुमसे पूछा क्या है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा है, किस पे डज नॉट डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसको हम लोग देखेंगे। अब एक बार बीटा के जगह पे हम लोग बेसिकली रखते हैं, तो एंगुलर एक से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और कैपिटल डी कैंसिल हो गया, तो लेमडा अपॉन डी आया। अब चलते हैं एक बार ऑप्शन पे यार, ये तुम्हारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये देखो डज नॉट लिखा हुआ है। अब कई बच्चों को एग्जाम में ये डज नॉट ना दिख के सिर्फ डिपेंड दिखता है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया वो रॉन्ग हो गया। वेवलेंथ पर तो डिपेंड कर रहा है, लेमडा आया है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट कहने का मतलब ये दोनों स्लिट है, तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली ये भी करेक्ट हो गया, और सॉरी रॉन्ग हो गया। रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ये तो बेसिकली वही रिलेशन ही आ गया है। तो ये भी बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन डज नॉट डिपेंड लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये भी तुम्हारा करेक्ट रॉन्ग हुआ। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, देखो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन करने का मतलब कैपिटल डी। अब इस जो तुम्हारा आया है लास्ट फाइनल, उसमें कैपिटल डी नहीं दिख रहा है, तो ये बेसिकली नहीं डिपेंड करता है। तो तुम्हारा इस हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ये बेसिकली आसान क्वेश्चन था यार, अगर फॉर्मूला तुम्हें पता हो तो ये बेसिकली 15 सेकंड का क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तुम्हारा। तो देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली होता क्या है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो बेसिकली सेल की एक प्रॉपर्टी है। कोई भी अगर ये सेल है तो इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये देखो, या तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा।
अब देखो क्या ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये तो बेसिकली पूरी तरह से रॉन्ग है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बेसिकली इसका कुछ लेना देना नहीं। EMF is the potential difference between the positive and negative terminal of a cell in closed circuit। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 और 4 को मैं भी होल्ड रखता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 पे आता हूँ, इट हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। ये बेसिकली रॉन्ग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन पे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई मतलब नहीं है बेसिकली, ये तो केमिकल कॉम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है। अब देखो 2 और 4 मैं समझाता हूँ। एक में बोला है कि ये क्लोज सर्किट है और एक में बोलता है कि ओपन सर्किट है। इसको बोलते हैं बेसिकली ईएमएफ। वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि या तो इसको बोलते हैं ईएमएफ या तो इसको बोलते हैं ईएमएफ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो गया, ये 2 हो गया, ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली दोनों में बोलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में है वो जो है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ। अब देखो इसमें क्यों नहीं होगा, क्लोज सर्किट में नहीं होता है, ये ओपन सर्किट में होता है। क्यों होता है, बेसिकली ये पॉजिटिव है, मतलब ये बड़ा डंडा है तो पॉजिटिव है, यहाँ से मतलब करंट चलेगी। अब देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोग सर्किट क्यों बनाते हैं, इसमें बेसिकली आज नहीं तो कल हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, मतलब ऐसा मान के चलते हैं रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे। अब ओपन सर्किट में तो ये नहीं होगा। जैसे ही हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाया कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। जैसे ही पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना आता है, आई इंटू आर। जैसे ही पोटेंशियल का ड्रॉप आया, अब यहाँ देखो मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट था, पोटेंशियल ड्रॉप के कारण यहाँ पे 8 वोल्ट बचा। तो ये दोनों बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिफरेंस। ये तुम लोग बेसिकली याद रखना। अब देखो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ये बता रहा है सेल की प्रॉपर्टी, न कि ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई आर का क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल में ड्रॉप हो गया। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये बेसिकली थ्योरी का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। मैंने समझाने का प्रयास किया, अगर तुम लोग को समझ में आया तो ठीक, अगर नहीं आता है तो एनसीईआरटी एक बार खोलो। बेसिकली ये दिया हुआ है चैप्टर नंबर शायद होगा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, नहीं करंट में नहीं, मैग्नेटिक में शायद दिया हो, उसमें तुम लोग देखना ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये बढ़िया क्वेश्चन आया यार। साइनोसॉइडल वोल्टेज विथ पीक वैल्यू 220 वोल्ट, पीक वैल्यू कहने का मतलब वी नोट दिया हुआ है 220 वोल्ट, एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू द सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर लगाया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग, इन सबको कंसीडर करते हुए इन चारों ऑप्शन को हमें चेक करना है। तो पहला चलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√LC। तो एक बार निकाल के देखते हैं यार, 1/√LC कहने का मतलब 4, देखो मिली हेनरी है, 10⁻³ इंटू सी 100, ये भी मिली फेराड है, तो 10⁻³ हो गया। अब देखो 10⁻1 - 3 को बाहर करो, देखो कैलकुलेशन कैसे किया करो यार, बेसिकली 4 से 2 बाहर आएगा, 1 मिनट रूट में हटाता हूँ। हाँ तो रूट हटा दिया मैंने, तो कितना, देखो 2 बाहर आया एक, ये 100 से 10 बाहर आएगा, और एक 10⁻³ को बाहर करो, ये तुम्हारा आ गया। अब देखो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1 2 3 0, 2 इंटू 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 50 तुम्हारा आ गया, 50 रेडियन पर सेकेंड। तो पहला जो है वो तो तुम्हारा करेक्ट है यार। तो एक इसमें दिख रहा है करेक्ट, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये तो ये नहीं हो सकता, 4 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब देखो मैं किसको चेक करता हूँ एक बार, मैं बी को चेक करता हूँ। अब ये तीनों में से बी तो सिर्फ एक ही में है, इसमें है। तो एक बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में निकालने की कोशिश करता हूँ। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 2πf लिखते हैं बेसिकली। तो एफ क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा/2π। अब हम लोग को ओमेगा कितना आया है, 50 आया है, अपॉन 2π। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25/π। बेसिकली ऑप्शन में एन नहीं पाई होगा, वो थोड़ा सा लगता है वेबसाइट पे गलत चढ़ाया हुआ है जहाँ से मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा हर्ट्ज में हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इस हिसाब से कौन सा हो गया, बी जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन के अनुसार तो आंसर आ गया
ये होगा करेक्ट, सेकंड आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। एक बार मैं आरएमएस करंट एट रेजोनेंस निकाल के दिखाता हूँ। अब देखो ये वी नोट दिया हुआ है, अब देखो आरएमएस करंट निकालना है। अब देखो आरएमएस के निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, वी आरएमएस, वोल्टेज पहले चाहिए होगा आरएमएस में, तो वो क्या होता है वी नोट अपॉन अंडर रूट टू, तो 220 अपॉन अंडर रूट टू, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन आर। तो बेसिकली इसको पुट कर देंगे 220 अपॉन रूट टू अपॉन आर की जगह पे कितना है 10 है। अब इसको तुम यार अगर सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या है डी भी तुम्हारा यही आ जाएगा, डी भी करेक्ट है, तो बेसिकली 15.5 आएगा। अब ये कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करना यार, 15.5 आएगा। ये बेसिकली कैलकुलेशन रूट टू की जगह पर 1.14 रखना और कैलकुलेशन खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एन एरोप्लेन हैविंग अ विंग a span of 40 meter flies due to north at a speed of 100 meter प्रति second in a magnetic field of this acting vertically downward, the potential difference between the tips of the wings, basically EMF निकालना है हम लोग को। अब देखो ये बेसिकली मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि उसका क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली क्या होता है जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, अब देखो कंडक्टर एरोप्लेन का बॉडी किससे बना होता है मेटल से, तो वो कंडक्टर हुआ, तो वहां पे क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वो बेसिकली मोशनल ईएमएफ होता है, क्योंकि ये एरोप्लेन जो है वो स्पीड में जा रहा है, बेसिकली वो कोई वेलोसिटी से चल रहा होगा तो वो मोशनल ईएमएफ क्रिएट करता है। उस मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या मैंने बोला था बी एल भी, तो बस इसी पे पुट कर देना है। ये तो बेसिकली आसान क्वेश्चन हो गया। तो बी कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 to the पावर -5 टेस्ला इंटू लेंथ कितना है 40 मीटर, सारे ही ऐसा यूनिट में है तो ये बेहद ही आसान है, इंटू वी तो 100 हो गया। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं यार, तो पाँचों का 20 हो गया तुम्हारा। और देखो ये यहाँ से 10 to the power -5 पहले से ही था, ये तुम्हारा 10 to the power 3 इसको ले लेता हूँ और एक 4, तो बेसिकली पूरी तरह से कैंसिल होके मात्र एक बचेगा, तो कितना हो गया 0.2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका करेक्ट आंसर है। तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इसका कहने का मतलब ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस पर शो होगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज, किस तरह से वेरीज करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब देखो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था, क्या था E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसको हम लोग क्या लिखते थे एच न्यू इज इक्वल टू, अभी इसको 5 ही लिखते हैं, प्लस ई इंटू वी एस, वी एस क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में ही रिलेशन पूछा, इसीलिए मैंने इसको 5 ही लिखा, नहीं तो मैं इसको एच न्यू नॉट भी लिख सकता था। अब बेसिकली देखो ई इंटू वी एस इज इक्वल टू क्या हो गया एच न्यू -5 हो गया। अब देखो ये किस रूप में आ गया, मान लेते हैं यहाँ से अगर हम लोग वी एस करते हैं और ई से तीनों में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा एच न्यू अपॉन ई -5/e, तो क्या आ गया यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में आप दिख रहा है, तो ये बेसिकली लीनियरली तुम्हारा क्या होगा फ्रीक्वेंसी के साथ वेरीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दिख रहा है लीनियरली कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया है, तो लीनियरली ही वेरीज करेगा। अच्छा इन्वर्सली कब होता, जब ये हाइपरबोला आता, पैराबोला नहीं हाइपरबोला, क्योंकि हाइपरबोला में क्या होता है एक्स इज इक्वल टू सी, ये होता है तुम्हारा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ये इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे हो गया, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है तो डिपेंड करेगा, तो ये भी तुम्हारा रॉन्ग हो गया। एक्सपोनेंशियली विथ फ्रीक्वेंसी, एक्सपोनेंशियली तो दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में विथ बैटरी, एक बैटरी के साथ। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। अच्छा 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज क्या होगा, तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि जो बैटरी लगा हुआ है वो कितने वोल्टेज का है, तो ये तुम्हारा एक कैपेसिटर हो गया, ये तुम्हारा दूसरा कैपेसिटर हो गया, दोनों एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, मान लो ये तुम्हारा बैटरी रहा। अब देखो ये 6 माइक्रोफेरेड वाला है 12 माइक्रोफेरेड वाला है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 2
वोल्ट का वोल्टेज है। अच्छा, अब देखो बेसिकली सीरीज में कैपेसिटर में क्या होता है तुम्हारा, चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम इन सीरीज। अच्छा, जब चार्ज सेम होगा तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू सी इंटू भी। एक मिनट, हाँ, Q इंटू सी इंटू भी। तो बेसिकली 6 माइक्रोफेरेड के कितना चार्ज होगा, 6 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू 6 इंटू 2, तो कितना हो गया 12। अब देखो जो चार्ज सेम हो, कहने का मतलब यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, वो सारा सेम होगा। तो इस पे भी चार्ज सेम होगा, तो वो एक बार हम निकल लेते हैं। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू भी। C हम लोग को पता है। अच्छा, ये भी हम लोग इसके अक्रॉस निकालेंगे, लेकिन हम लोग को इसके अक्रॉस निकालना नहीं है, पूरे के अक्रॉस निकालना है। पूरे के क्रॉस कहने का मतलब ये जो बैटरी लगा हुआ है उसका वोल्टेज निकालना है। अच्छा, इसका मतलब पहले हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। बेसिकली दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12 इंटू 6। पैरेलल में है तो प्रोडक्ट, सीरीज में है लेकिन पैरेलल के जैसा ट्रीट होता है, जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़े हैं। तो 12 प्लस 6, ये बेसिकली शॉर्टकट है यार। तो ये हो गया तुम्हारा 4। अच्छा, अब देखो Q इंटू सी भी लगाते हैं, Q इक्वल टू सी भी लगाते हैं बेसिकली। तो Q तो हमेशा सेम रहना चाहिए, तो 12 भी हो गया। C कितना है, 12 है, यानी कि एक मिनट, C इक्विवेलेंट रखना है ना यार, मैं फिर 12 वोल्टेज के क्रॉस निकाल रहा हूँ। C इक्विवेलेंट कितना है, 4 इंटू भी, यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो भी कितना आ गया, 3, यानी कि 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो गया यार, ऑप्शन नंबर 4। देखो जल्दीबाजी में 0.3 नहीं कर देना, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा 4 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट will emerge from a distant light source and point source। तो पॉइंट सोर्स से तो बेहद तुम लोग को मतलब याद ही होगा, स्फेरिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 कट गए, क्योंकि सेकंड वाला का स्फेरिकल होगा। अब या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। तो डिस्टेंट लाइट सोर्स से क्या होता है, इससे बेसिकली प्लेन होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली देखो पॉइंट सोर्स वाला क्या होता है, इससे जो वेव फ्रंट निकलता है वो तुम्हारा स्फेरिकल होता है। ऐसे मतलब क्या होता है, वेव जो होती है वो बढ़ती जाती है। ये बेसिकली वेव ऑप्टिक्स का है। अभी मैंने वेव ऑप्टिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, सारे चैप्टर में एक एक करके कराऊंगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंट लाइट सोर्स। अब देखो हाइगन्स ने क्या बोला था कि कोई भी वेव फ्रंट है वो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक मैं बल्ब का एग्जांपल लेता हूँ। ये बेसिकली हाइगन्स ने समझाया था, बल्ब का एग्जांपल। मान लो एक बल्ब है, अगर इस बल्ब को मैं यहाँ मतलब नजदीक बोले तो मान लेते हैं 10 मीटर से अगर मैं देख रहा हूँ, तो इसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, इसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है वो तो हमें दिखेगा। लेकिन इसी बल्ब को मैं 1 किलोमीटर दूर से देखूं, मान लो एक बार मैं यहाँ था, एक बार मैं 1 किलोमीटर दूर से दिख रहा हूँ, तो इसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें दिखेगा वो बेसिकली प्लेन होता हुआ दिखेगा। अब जैसे कि देखो अर्थ तो स्फेरिकल है, लेकिन हम लोग जब धरती पे रहते हैं तो हमें तो प्लेन दिखती है जहां भी हम लोग रहते हैं। इतना बड़ा होने के कारण उसका रेडियस जो है वो हमसे छिप जाता है। तो बेसिकली इसका यही रीजन है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्लेन होता है, डिस्टेंस डिस्टेंट लाइट सोर्स से, डिस्टेंस नहीं, सॉरी। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये YDSC का क्वेश्चन नहीं है, सिंगल स्लिट का है। फर्स्ट मिनिमा फॉर लेमडा 1 इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर कोइंसाइड कर रहा है विद फर्स्ट मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लेमडा 2। तो द वैल्यू ऑफ लेमडा टू का वैल्यू निकालना है, यानी कि मैक्सिमा पे जो वेवलेंथ होगा वो लेमडा 2 होगा, उस लेमडा 2 को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली मिनिमम का कंडीशन क्या होता है, ये तुम लोग याद रखना सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, और मैक्सिमम का कंडीशन होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। तो ये बेसिकली कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, फर्स्ट मिनिमम है तो n इज इक्वल टू 1 होगा, तो यानी कि लेमडा 1 इज इक्वल टू एन के जगह पे हमने 1 रख दिया, अब ये दोनों इक्वल होंगे। अब मैक्सिमा के लिए n के जगह पे 1 रखेंगे तो 3 लेमडा बाई 2 हो गया। अब ये लेमडा 2 हो गया, अब हम लोग को लेमडा 2 ही फाइंड आउट करना है, लेमडा 1 दिया हुआ है। तो लेमडा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 600 नैनोमीटर अपॉन 3, तो ये 3 2 जा, तो कितना हो गया 400। तो ये बेसिकली लेमडा 2 आ गया नैनोमीटर में। तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था, अगर तुम लोग को ये दोनों
कंडीशन मालूम हो तो ये लिख देता हूँ मैं, ये बेसिकली मिनिमा का है और ये तुम्हारा मैक्सिमा का हो गया यार। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 15, और रिमेनिंग जो 35 क्वेश्चन है 23rd में शिफ्ट 2 का, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। मैं कम कम क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं रहता, मैं बीटेक का खुद स्टूडेंट हूँ यार। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर, एक मिनट सॉरी, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, ये तो बेसिकली मैंने जो टॉप 25 सीरीज वाले क्वेश्चन कराए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब 2-3 कराए थे कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या होता है, पैरेलल में सेंट लगाते हैं, ये तो बेसिकली याद होना चाहिए वो। अब देखो ऑप्शन पे चलते हैं। A very small resistance is added in parallel with galvanometer। अब ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ यार, तो इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बेसिकली इसको 3 बार बताया, एक बार नहीं 3 बार इस कॉन्सेप्ट को बताया है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। एक स्मॉल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो है वो ऐड करते हैं पैरेलल में गैल्वेनोमीटर का। मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, अब मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। तो ये तुम्हारा शंट मैंने लगा दिया, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस का होता है, ये मान लो आर एस है शंट का रेजिस्टेंस। तो ये तुम्हारा जो सेटअप हुआ इसको बोलते हो एमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यार। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो यार, और टॉप 25 क्वेश्चन की जो सीरीज थी मेरी, उसको रेगुलरली तुम लोग फॉलो करो, उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन सीयूईटी कभी नहीं पूछेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके रिमेनिंग 35 क्वेश्चन के साथ आएंगे। मैं नेक्स्ट सेशन में प्रयास करूंगा कि इसके 35 क्वेश्चन में एक ही वीडियो में समराइज कर दूं। तो ये देखो कुछ मोटिवेशन है, अगर खुद पे भरोसा हो तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, लास्ट सेशन में भी मैंने ये बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही यार, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।